नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर गोविंद राय गर्ग है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स का पहला पोर्शन विच इज़ अब्जॉर्प्शन। तो इस वीडियो में हम क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ड्रग अब्जॉर्प्शन क्या होती है, उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर बायो अवेलेबिलिटी और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बायो इक्विवेलेंस का। और लास्टली हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो क्विकली हम स्टार्ट करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स हमने पढ़ा था, इसमें 4 पैरामीटर्स आते हैं ADME: अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम A फॉर अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे जो सबसे कॉमनली यूज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है विच इज़ ओरल रूट। तो ओरल रूट से एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज ये इसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टिन्स हैं। तो कोई भी दवाई जब हम ओरली देते हैं तो ये स्टमक में, इंटेस्टिन्स में, इन सब जगह पे आती। हम चाहते हैं कि यहाँ से ये दवाई कहाँ पहुँच जाए, ब्लड में, क्योंकि दवाई को काम तो ब्लड में जाके करना है। तो हमने ओरल दिया था और हम चाहते हैं कि वो ब्लड में पहुँच जाए। तो ये जो हमने एरो लगाया है, ये एरो अब्जॉर्प्शन है। अब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है? इट इज मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्लड। मतलब जहां पे भी हमने दी वहां से ब्लड में कैसे पहुंची, उसको अब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो लॉजिकली अब्जॉर्प्शन जो है, अगर हम दवाई को ब्लड में पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए उसको ये वाली मेम्ब्रेन और ये वाली मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़े। तो जो दवाइयां मेम्ब्रेन इजीली क्रॉस कर सकते हैं उनकी अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, जो नहीं कर सकते उनकी कम होगी। क्लियर? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अब्जॉर्प्शन इज एबिलिटी टू क्रॉस द मेम्ब्रेन। और ये जो एबिलिटी है मेम्ब्रेन क्रॉस करने की, ये किस पे डिपेंड करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज लिपिड सॉल्युबिलिटी। लिपिड soluble drug can easily cross the membrane, water soluble drug is not able to cross the membrane. तो लिपिड solubility सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। बट क्वेश्चन ये है कि वही दवाई एक जगह पे लिपिड soluble हो सकती है, बॉडी में दूसरी जगह पे वही वाटर soluble हो सकती है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमें पता है वाटर H2O होता है। वाटर H2O की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, हालांकि वाटर दूसरी फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है जिसको हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस कहते हैं। सो वाटर कैन एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स। ये वाली जो फॉर्म है वो नॉन आयोनाइज्ड है और ये वाली फॉर्म जो है वो आयोनाइज्ड फॉर्म है वाटर की। रिमेंबर, आयोनाइज्ड फॉर्म जो होती है उसको हम कहते हैं पोलर फॉर्म, और जो नॉन आयोनाइज्ड होती है वो नॉन पोलर फॉर्म होती है। तो 2 तरह से एग्जिस्ट कर सकता है, आयोनाइज्ड और नॉन आयोनाइज्ड। ठीक है, तो ऐसे ही दवाइयां भी 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती हैं। जैसे सपोज हमने ड्रग मान ली HX, तो इट कैन एग्जिस्ट एज HX विच इज नॉन आयोनाइज्ड, और इट कैन एग्जिस्ट एज HIN एंड XIN which is ionized. So the drugs can exist as non-ionized or ionized. तो ये याद करना बड़ा इजी है कि अगर कोई दवाई आयोनाइज्ड है, द आयंस ऑफ द ड्रग विल फॉर्म कनेक्शन विद द आयंस ऑफ द वाटर। ड्रग के आयंस वाटर के आयंस के साथ मिल सकते हैं, और इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से द आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ अ ड्रग इज वाटर soluble. When the drug is ionized, it is water soluble, whereas when the drug is non-ionized, it is lipid soluble. सो विच फॉर्म ऑफ ए ड्रग विल क्रॉस? कौन सी ड्रग की फॉर्म मेम्ब्रेन क्रॉस करेगी? यस, इट विल बी नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म। नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म क्योंकि वो लिपिड सॉल्युबल होती है। तो जब दवाइयां 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, आयोनाइज्ड और नॉन आयोनाइज्ड, इट इज द नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म विच क्रॉस द मेम्ब्रेन्स। ठीक है, बट क्वेश्चन अभी भी वहीं खड़ा है, when the drug will be ionized, when the drug will be non ionized। ये किस चीज पे डिपेंड करेगा कि दवाई आयोनाइज्ड है या नॉन आयोनाइज्ड है? ऑब्वियसली ये डिपेंड करेगा दवाई कहाँ है, दैट मीन्स इन विच मीडियम इट इज प्रेजेंट। तो हमने कई सारी चीज़ें पढ़ ली, इन सब को हम सम अप कर सकते हैं, इजीली याद कर सकते हैं सिर्फ एक ही स्टेटमेंट से कि व्हेन द मीडियम इज सेम द ड्रग विल क्रॉस। इसका क्या मतलब है कि जब मीडियम सेम होगा तब दवाई क्रॉस करेगी। किन 2 चीज़ों की बात कर रहे हैं हम? सेम का मतलब है 2 चीज़ों की बात कर रहे हैं, एक ड्रग की और दूसरा मीडियम की। जब ये दोनों सेम हैं तब दवाई क्रॉस करेगी, मतलब एसिडिक ड्रग एसिडिक मीडियम में क्रॉस करेगी और बेसिक ड्रग बेसिक मीडियम में क्रॉस करेगी। और हमें पता है कि क्रॉस कब करती है? जब वो लिपिड सॉल्युबल हो, और लिपिड सॉल्युबल कब होती है? जब वो नॉन आयोनाइज्ड हो।
So acidic drug is non-ionized in acidic medium, basic drug is non-ionized in basic medium, और non-ionized form lipid soluble होती है, so membrane cross कर जाती है. Opposite is also true, जब opposite medium है, that means acidic drug basic medium में और basic drug acidic medium में cross नहीं कर सकती. क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो वाटर soluble हो जाती. और वाटर soluble क्यों हो गई? क्योंकि वो आयोनाइज हो. क्लियर है? ये बहुत बेसिक सी चीज है, बिल्कुल इजीली यू कैन अंडरस्टैंड. व्हेन द मीडियम इज सेम द ड्रग कैन क्रॉस. जब अपोजिट है तो क्रॉस नहीं करेगी. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. ये हर बार फार्माकोलॉजी के हर एक चैप्टर में आएगा. क्लियर? तो अगर ये समझ नहीं आया तो आगे कुछ भी समझ नहीं आएगा. अगर तुम्हें कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, अभी पूछो, क्योंकि आगे समझ नहीं आएगा अगर ये नहीं आया. कोई डाउट नहीं है? कोई क्वेरी नहीं है? मेरे को है डाउट. मेरा क्वेश्चन है कि हमने कहा एसिडिक ड्रग एसिडिक मीडियम में क्रॉस करेगी, मान लिया. बट व्हाट डू यू मीन बाय एसिडिक मीडियम? एसिडिक मीडियम किसको कहते हैं? हाँ, एसिडिक मीडियम किसको कहते हैं? pH लेस देन 7 इज एसिडिक. यस, मान लिया. अगर किसी मीडियम की pH 6 है तो क्या वो एसिडिक है? यस, वो एसिडिक है. अगर किसी मीडियम की pH 5 है तो क्या वो एसिडिक है? वो भी एसिडिक है. pH 4 भी एसिडिक है, 3 भी एसिडिक है. तो जब हमने कहा एसिडिक ड्रग एसिडिक मीडियम में क्रॉस करेगी तो क्या ये पीएच पे डिपेंडेंट नहीं होगा कि पीएच 6 हो, 5 हो, 3 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो यहां पे एक बहुत फंडामेंटल रूल आता है फार्माकोलॉजी का, नॉट ओनली फार्माकोलॉजी, पूरी मेडिसिन का. देयर इज वन रूल इन मेडिसिन दैट देयर इज नो रूल. इसका क्या मतलब है कि मेडिसिन में कभी भी 0% या 100% नहीं होते. पर्टिकुलरली एमसीक्यूज में अगर किसी ऑप्शन में ऑलवेज लिखा है या नेवर लिखा है तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है. मोस्ट लाइकली वो गलत स्टेटमेंट होती है. तो यहां पे भी जब हमने कहा कि एसिडिक ड्रग क्रॉस इन एसिडिक मीडियम, तो हमारा मतलब ये नहीं था कि 100% क्रॉस कर जाएगी. हमारा मतलब था ज्यादा करेगी. अगर मीडियम और ज्यादा एसिडिक हो गया तो और ज्यादा करेगी, और ज्यादा एसिडिक हो गया तो और ज्यादा करेगी. क्लियर? तो इट इज नेवर 0% और 100%, मोर विल क्रॉस. अब हम चाहते हैं एग्जैक्टली क्वांटिफाई करना, एग्जैक्टली बताना कि कितना परसेंट क्रॉस करेगी. ठीक है? उसके लिए हमें 3 चीजें पता होनी चाहिए. फर्स्ट, नेचर ऑफ द ड्रग, मतलब ड्रग का मीडियम क्या है, ड्रग कैसी है, मतलब बेसिक एसिडिक है या बेसिक ड्रग. नेचर पता होनी चाहिए हमें ड्रग की. दूसरा, ऑब्वियसली हमें मीडियम की पीएच पता होनी चाहिए. ये तो हमने डिस्कस किया ही कि कितनी पीएच है, 5 है, 6 है, 8 है, कितनी. और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए उसको हम कहते हैं पीकेए. क्या होता है पीके? एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट. वो तो ठीक है, पर होता क्या है? पीके एक कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हमने 14 बीकर लिए, 14 बीकर्स लिए. पहले बीकर में हमने ऐसा मीडियम डाला जिसकी पीएच 1 है, दूसरे में पीएच 2 है, तीसरे में पीएच 3 है. ऐसे 14 बीकर्स ले लिए और सारे बीकर्स में वही दवाई डाल दी, वही दवाई डाल दी, सेम दवाई सारे बीकर्स में डाल दी. और हमने सारे बीकर में चेक किया कि कितने परसेंट ड्रग लिपिड सॉल्युबल है, कितने परसेंट वाटर सॉल्युबल, कितने परसेंट आयोनाइज्ड है, कितने परसेंट नॉन आयोनाइज्ड है. तो हमने वो बीकर चूज किया जिसमें 50% आयोनाइज्ड है, 50% नॉन आयोनाइज्ड है. उस पीएच को हम कहते हैं पीके. क्लियर? तो पीके वो पीएच है जिसपे 50% ड्रग आयोनाइज्ड है और 50% नॉन आयोनाइज्ड है. क्लियर? तो हम कह सकते हैं 50% पोलर है, 50% नॉन पोलर है, 50% लिपिड सॉल्युबल है, 50% वाटर सॉल्युबल है. या फिर हम कह सकते हैं कि 50% ड्रग मेम्ब्रेन क्रॉस कर सकती है, 50% नहीं कर सकती. ठीक है? सो उस पीएच को हम कहते हैं पीकेए. तो अगर ये हमें 3 चीजें पता है तो हम बाकी सब प्रिडिक्ट कर सकते हैं. ठीक? तो एग्जांपल लेते हैं. सपोज कोई दवाई एसिडिक है और उसका पीकेए मान लिया 6 है. एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ध्यान रखना, ज्यादातर एसिडिक ड्रग का पीकेए 7 से कम होगा, बट जरूरी नहीं है. कुछ कुछ एसिडिक ड्रग का पीकेए 7 से ज्यादा भी हो सकता है. सिमिलरली बेसिक ड्रग का पीकेए 7 से कम भी हो सकता है. ठीक है? तो ये जरूरी नहीं है कि पीकेए एसिडिक ड्रग का 7 से कम ही होगा या बेसिक का ज्यादा ही होगा, जरूरी नहीं है. हमने मान लिया पीकेए 6 है और दवाई एसिडिक है. तो अब अलग अलग पीएच पे ये कैसे बिहेव करेगी, कितना परसेंट क्रॉस करेगा, कितना परसेंट नहीं करेगा, हम ये जानने की कोशिश करते हैं. सपोज हमने इस वाली दवाई को ऐसे मीडियम में रखा जिसकी पीएच जो है वो है 6. क्या डिस्कस कर रहे हैं हम? दवाई कौन सी है? एसिडिक. उसका पीकेए कितना है? 6. तो अगर हमने इसको 6 पीएच पे रखा तो कितने परसेंट दवाई आयोनाइज्ड होगी, कितने परसेंट नॉन आयोनाइज होगी, और वैकेंसी कितने परसेंट वाटर सॉल्युबल होगी, कितने परसेंट लिपिड सॉल्युबल होगी, कितना होगा?
ऑब्वियसली 50-50, क्योंकि ये तो डेफिनेशन ही है। अगर pH pKa के बराबर हो तो 50% क्रॉस करेगी, 50% नहीं करेगी। अब हमने क्या किया, उसी दवाई को दूसरे मीडियम में रखा जिसका pH 5 था। pH 5 का क्या मतलब है, ये 6 से ज्यादा एसिडिक, तो मीडियम किस तरफ शिफ्ट हो गया, एसिडिक की तरफ। दवाई कौन सी है, एसिडिक, सेम हो गए, ड्रग इज एसिडिक, मीडियम इज एसिडिक। अगर सेम तरफ शिफ्ट होता तो मतलब मोर विल बी नॉन आयोनाइज और लिपिड सॉल्युबल, ठीक है, लिपिड सॉल्युबल ज्यादा होगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 100% तो टोटल सेम ही रहेगा, अगर लिपिड सॉल्युबल ज्यादा होगी तो वाटर सॉल्युबल कम हो जाएगी ऑब्वियसली। अब एक चीज स्पेशल याद क्या करनी है कि जब 1 यूनिट पीएच चेंज होता है फ्रॉम पीकेए, जब 1 यूनिट पीएच चेंज होता है 6 से 5 में, या किसी भी 1 यूनिट चेंज होता है, तो पहली बात ये 50-50 नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, 1 यूनिट चेंज होने पे जो रेशियो है वो 10 और 90 होगी। 90 कौन सी होगी, जिस मीडियम के डिपेंड करता है, जैसे अगर सेम तरफ शिफ्ट हो रहा है तो 90 जो है वो क्रॉस करने वाली होगी, दैट मीन नॉन आयोनाइज्ड होगी। तो इस एग्जांपल में 90% नॉन आयोनाइज्ड हो जाएगी, 10% आयोनाइज्ड हो जाएगी। क्लियर है। अब सपोज हमने इसी दवाई को एक मीडियम में रखा जिसका पीएच जो था वो 7 था। पीएच 7 क्या होता है, बेसिक नहीं, पीएच 7 तो न्यूट्रल होता है, बट हमें तो 6 से कंपेयर करना है ना, एज कंपेयर टू 6 पीएच 7 इज बेसिक। सो ड्रग एसिडिक थी, मीडियम बेसिक हो गया। अगर ड्रग एसिडिक है और मीडियम बेसिक हो गया तो दैट मीन्स अपोजिट तरफ, अगर अपोजिट तरफ है तो मतलब मोर विल बी आयोनाइज्ड, मोर विल बी वाटर सॉल्युबल। तो इस केस में फिर से रेशियो 90-10 हो गई, बट 90% जो है वो आयोनाइज्ड होगा, 10% जो है वो नॉन आयोनाइज्ड होगा। नॉन आयोनाइज्ड मतलब लिपिड सॉल्युबल, आयोनाइज्ड मतलब वाटर सॉल्युबल। क्लियर है, इजी। अब अगर हम 1 यूनिट और चेंज करते हैं, सपोज हमने उसी दवाई को pH 4 पे रखा। अब 4 जो है वो 5 से भी ज्यादा एसिडिक, दैट मीन उससे भी ज्यादा क्रॉस करनी चाहिए। तो अगर 1 यूनिट और pH चेंज हो जाए तो वो जो 10% था उसका 1 हो जाएगा, 90 का 99 हो जाएगा। क्लियर, तो 10 की जगह 1 हो गया, 90 की जगह 99% हो गया। ऐसे ही अगर हम pH 8 पे रखेंगे तो ये 99 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अगर हम 1 यूनिट और चेंज कर दें, हम pH 3 पे रख दें तो वो 1 का 0.1 हो जाएगा, 0.1, क्योंकि टोटल 100 है तो ये 99.9 हो जाएगा। ऐसे ही pH 9 पे रख दें तो यहाँ पे 99.9 होगा और यहाँ पे 0.1 होगा। सिमिलरली अगर हम 10 कर दें तो ये 0.01 हो जाएगा, 11 कर दें तो 0.001 हो जाएगा। तो ऐसे ही हम इसको करते रह सकते हैं कितने भी pH तक। अंडरस्टैंड, समझ आ गए। तो क्या चीज़ देखनी है बेसिकली, जब pH और pK इक्वल हैं तो 50-50, अगर pH और pK इक्वल नहीं है तो पहली बात 50-50 नहीं हो सकता। दूसरी बात हमें यह देखना है कि किस तरफ pH चेंज हो रही। अगर एसिडिक ड्रग है और मीडियम भी एसिडिक हो गया तो लिपिड सॉल्युबल ज़्यादा होगी, वाटर सॉल्युबल कम होगी। और अगर एसिडिक ड्रग है, मीडियम बेसिक हो गया तो वाटर सॉल्युबल ज़्यादा होगी, लिपिड सॉल्युबल कम हो गई। अब कितना कम या कितना ज़्यादा होगा, 1 यूनिट pH चेंज होने पे 90-10, 2 यूनिट चेंज होने पे 99-1, 3 पे 99.9 0.1 एंड सो ऑन। ठीक, तो इस तरीके से याद कर सकते हो। आपने यही चीज पहले पढ़ी थी फिजियोलॉजी में, फिर आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ी और फिर फार्माकोलॉजी में भी पढ़ी, बट आपको पता ही नहीं आपने पढ़ी, क्योंकि आपने एक डिफरेंट फॉर्मेट में पढ़ी थी। आपने एक इक्वेशन की फॉर्म में पढ़ी थी, उस इक्वेशन को कहते हैं हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशन। पढ़ी थी, ये तो नाम सुना है। यस, क्या होती है इक्वेशन ये, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ अ ड्रग डिवाइडेड बाय नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ अ ड्रग। पढ़ा था ये, याद नहीं करना है। जब अभी तक समझ नहीं आया था इसका क्या मतलब है तो अब याद करके क्या कर लो, याद नहीं करना है। इंपॉर्टेंट चीज इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस याद करनी है। हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशन, अगर हम इसमें वो वैल्यूज भरते हैं जो हमने डिस्कस की थी पहले, तो आंसर वही आएगा जो हमने अभी अभी डिस्कस किया था, यही वाला आंसर आएगा। तो अगर हम वैल्यूज भरेंगे यही आंसर आएगा। तो हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशन का इंपॉर्टेंस क्या है कि ये बताती है, इट टेल्स हाउ अ सब्सटेंस विल बिहेव इन डिफरेंट मीडिया।
अलग अलग मीडियम में रखेंगे तो कितने परसेंट क्रॉस करेगा, कितने परसेंट नहीं क्रॉस करेगा, ये हमें हेंडरसन हैसलबैच इक्वेशन बताती है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो अब हम यही वाली इक्वेशन लगाते हैं अब्जॉर्प्शन पे। अब्जॉर्प्शन ही पढ़ रहे थे, तो अगर हम अब्जॉर्प्शन की बात करें, सपोज वी गिव एन एसिडिक ड्रग लाइक एस्प्रिन बाय ओरल रूट। हमने ओरल रूट से एस्प्रिन दिया जो कि एसिडिक ड्रग है। वी नो एस्प्रिन इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो कोई भी सब्सटेंस जब हम ओरली देते हैं तो पहले माउथ के थ्रू स्टमक में आ जाए, स्टमक में आ जाए। ड्रग क्या है? एसिडिक। स्टमक में पीएच क्या है? एसिडिक। ड्रग एसिडिक है, मीडियम एसिडिक है, तो क्या होगा? इट विल क्रॉस। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि एसिडिक ड्रग्स आर अब्सॉर्ब फ्रॉम स्टमक अकॉर्डिंग टू हेंडरसन हैसलबैच इक्वेशन। क्लियर? ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरी दवाई दें जैसे मॉर्फिन, मॉर्फिन एक बेसिक ड्रग है। और इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या याद करनी है कि कोई भी दवाई जिसका नाम ईन में खत्म हो वो बेसिक होती है। जैसे मॉर्फिन हो गया, एट्रोपिन हो गया, ट्यूबोकुरारिन हो गया, एनी ड्रग एंडिंग विद ईन, INE इज बेसिक। तो जब हमने एक बेसिक ड्रग ओरली दी तो क्या वो स्टमक में आएगी? ऑब्वियसली आएगी। और कहां जाएगी? स्टमक में तो आएगी। तो हमने मॉर्फिन को ओरली दिया, वो भी स्टमक में आएगी। बट प्रॉब्लम क्या है कि मॉर्फिन तो बेसिक है और पीएच स्टमक में क्या है? एसिडिक। तो जब ड्रग बेसिक है, मीडियम एसिडिक है, अपोजिट है, तो इट कैन नॉट क्रॉस नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो आयोनाइज होगी। आयोनाइज मॉलिक्यूल क्रॉस नहीं कर सकते, बट नीचे तो जा सकते हैं ना। तो मॉर्फिन जो है वो इंटेस्टिन में पहुंच गई। अब इंटेस्टिन में मीडियम क्या है? इंटेस्टिन में बेसिक है। और ड्रग क्या है? बेसिक है। ड्रग बेसिक है, मीडियम बेसिक है, तो क्या हुआ? ये नॉन आयोनाइज होगी, मॉलिक्यूल जुड़ गए आपस में। नॉन आयोनाइज लिपिड सॉल्युबल होगी, सो इट विल क्रॉस। So we can say basic drugs like morphine, they are absorbed from intestine. Clear? So according to Henderson-Hasselbalch equation, acidic drugs are absorbed from stomach and basic drugs are absorbed from intestine. Clear है ये? But क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ये आंसर तभी करना है जब वो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हेंडरसन-हैसलबैच इक्वेशन। बट प्रैक्टिकली अगर हम हेंडरसन हैसलबैच को छोड़ दें, प्रैक्टिकली एवरी ड्रग इज अब्सॉर्ब मोर फ्रॉम इंटेस्टिन एज कंपेयर टू स्टमक। प्रैक्टिकली सारी दवाइयां इंटेस्टिन में ज्यादा अब्सॉर्ब होती हैं, चाहे वो एसिडिक हैं चाहे वो बेसिक हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पीएच के अलावा भी जिंदगी में और गम होते हैं। तो बेसिक ड्रग तो हमने पहले ही बता दिया कि हेंडरसन हैसलबैच इक्वेशन भी कह रहे हैं इंटेस्टिन में होगी और हम भी कह रहे हैं। बट एसिडिक क्यों? एस्प्रिन अगर हम ओरल देते हैं तो ये तो स्टमक में होनी चाहिए ना। तो हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमने 100 मॉलिक्यूल्स एस्प्रिन के ओरल दी, जब वो स्टमक में आई, एस्प्रिन स्टमक में आई, तो 100 मॉलिक्यूल्स में से, क्योंकि ड्रग एसिडिक है और मीडियम भी एसिडिक है, तो ज्यादातर मॉलिक्यूल लिपिड सॉल्युबल होने चाहिए, वाटर सॉल्युबल कम होने चाहिए। ठीक, सपोज लिपिड सॉल्युबल जो है वो 99 मॉलिक्यूल थे और वाटर सॉल्युबल सिर्फ 1 मॉलिक्यूल था। तो कितने मॉलिक्यूल स्टमक में क्रॉस करने चाहिए? 99 करने चाहिए। तो ये 99 मॉलिक्यूल्स में से क्रॉसेस स्टार्ट हो जाती है, मेम्ब्रेन क्रॉस करना शुरू कर देते। ठीक, एक मॉलिक्यूल क्रॉस कर गया, 2 कर गए, 3 कर गए, 5 कर गए, 10 कर गए, इतने में ऑर्डर आ जाता है कि भाई तुम्हारा टाइम खत्म, चलो नीचे चलो, टाइम खत्म। रिमेंबर गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम इज हाफ एन आवर, सिर्फ आधा घंटा है। आधे घंटे के अंदर जितना अब्जॉर्ब हो गया, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ। सपोज उस आधे घंटे में 10 मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब हो गए। अब बाकी 90 मॉलिक्यूल जो बचे, चाहे वो लिपिड सॉल्युबल हैं चाहे वाटर सॉल्युबल हैं, उनको अब टाइम नहीं है, वो चले गए नीचे इंटेस्टिन में। तो जब ये 90 मॉलिक्यूल इंटेस्टिन में पहुंचे, तो इंटेस्टिन में तो पीएच अलग है, इंटेस्टिन में पीएच बेसिक, ड्रग तो एसिडिक है। ड्रग एसिडिक है, मीडियम बेसिक है, तो मतलब ज्यादातर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? वाटर सॉल्युबल हो जाएंगे। तो इंटेस्टिन में रेशियो चेंज हो गई। सपोज 89 मॉलिक्यूल वाटर सॉल्युबल है, सिर्फ एक ही लिपिड सॉल्युबल है, तो कितने मॉलिक्यूल क्रॉस करेंगे? एक करे, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल है। तो ये मॉलिक्यूल क्रॉस कर गए। अब बाकी क्या बचा? 89 मॉलिक्यूल्स। और 89 मॉलिक्यूल्स क्या हैं? वाटर सॉल्युबल। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर 89 के 89 वाटर सॉल्युबल हो गए तो मतलब 100% हो, और 100% तो पॉसिबल ही नहीं। तो क्या होगा? वो रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। सपोज यहाँ पे 99:1 की रेशियो थी, तो 99% जो है वो वाटर सॉल्युबल रहेंगे, बट 1% तो लिपिड सॉल्युबल बनेगा ना।
तो वो जो एक मॉलिक्यूल लिपिड सॉल्युबल बना या 1% लिपिड सॉल्युबल बना, वो क्रॉस कर जाए। जब वो क्रॉस कर गया तो बाकी जो दवाई बची थी उसका 1% फिर से लिपिड सॉल्युबल होगा, वो भी क्रॉस कर जाएगा। जो बाकी बची थी उसका 1% फिर से लिपिड सॉल्युबल बनेगा, वो भी कर जाएगा। और ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि दवाई इंटेस्टिन में घंटों पड़ी रहती, 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे पड़ी रहती है। तो ये बार बार लिपिड सॉल्युबल बनता जाएगा और अब्जॉर्ब होता जाएगा। इसलिए इंटेस्टिन में सारी दवाइयां ज़्यादा अब्जॉर्ब होती है। पहला रीज़न क्या? क्योंकि इंटेस्टिन में दवाई ज़्यादा टाइम तक रुकती है, लॉन्गर स्टे टाइम। और दूसरा ऑब्वियसली सरफेस एरिया। इंटेस्टिन का सरफेस एरिया इतना सारा है, अगर थोड़ी सी भी दवाई लिपिड सॉल्युबल बनी वो क्विकली अब्जॉर्ब हो जाएगी। स्टमक का सरफेस एरिया भी कम है, ठीक है। तो स्टमक में दो प्रॉब्लम है, एक सरफेस एरिया कम है, दूसरा दवाई सिर्फ आधा घंटा रुकती है। इंटेस्टिन में ये दो प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए इंटेस्टिन में सारी दवाइयाँ ज़्यादा अब्जॉर्ब होती है। यही रीज़न है कि अगर इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बढ़ जाए, जैसे किसी को डायरिया हो गया, हम इसको कहते हैं कि इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम कम हो गया। ट्रांजिट टाइम मतलब कितना टाइम दवाई रुकी। जैसे डायरिया हो गया तो बहुत सारी दवाइयों का अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, क्योंकि जो दवाइयाँ धीरे धीरे करके अब्जॉर्ब होनी थी उनको टाइम कम मिलेगा, वो प्रॉपर अब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगी, तो दवाइयों की अब्जॉर्प्शन कम हो सकती है बाय चेंजिंग दी जीआई मोटिलिटी, पर्टिकुलरली इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। ठीक, तो टेक होम मैसेज क्या है कि हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन के हिसाब से स्टमक में एसिडिक ड्रग्स होंगी और इंटेस्टिन में बेसिक ड्रग होंगी, बट प्रैक्टिकली इंटेस्टिन में ही सारी दवाइयाँ ज़्यादा अब्जॉर्ब होंगी, चाहे वो एसिडिक हैं चाहे बेसिक है। क्लियर? अब हम इसी को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। ये हमारा स्टमक है, ये इंटेस्टिन्स हैं, ये हमारा ब्लड वेसल है। ठीक, तो जब हमने सपोज ओरली कोई भी सब्सटेंस दिया तो वो अब्जॉर्ब होगा। अब हमने पढ़ लिया या तो स्टमक में होगा या इंटेस्टिन में होगा, वहाँ से जाके अब्जॉर्ब होगा। अब चाहे हम खाना खाएं या ओरल दवाई लें या कोई भी चीज़ ओरल खाते हैं, तो वहाँ से अब्जॉर्ब होके सबसे पहले कौन से ब्लड में जाती हैं चीज़ें? यस, पोर्टल ब्लड में जाती हैं। और पोर्टल ब्लड कहाँ लेके जाता है चीज़ों को? यस, लिवर में लेके जाता है। तो जब हम दवाई देंगे वो भी तो पहले लिवर में पहुंचेगी। तो हमने कोई दवाई ओरली दी तो पोर्टल ब्लड के थ्रू सबसे पहले वो लिवर में आएगी। सपोज हमने 100 मॉलिक्यूल्स ओरली दिए, उसमें से हमने मान लिया कि 20 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अब्जॉर्ब ही नहीं हुए। 20 मॉलिक्यूल्स आर एक्सक्रीटेड एज सच, बॉडी में फीसेस में निकल गए, अब्जॉर्ब ही नहीं हुए। तो बाकी 80 तो अब्जॉर्ब हुए। तो 80 मॉलिक्यूल्स कहां पहुंच गए? लिवर में। बट हमें दवाई लिवर में थोड़ी चाहिए, हमें तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में चाहिए, क्योंकि वही सिस्टमिक सर्कुलेशन वाला ब्लड तो पूरी बॉडी में जाएगा, वही तो जाके काम कर पाएगी। तो हम चाहते हैं कि ये मॉलिक्यूल जो लिवर में आए हैं ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में, बट सिस्टमिक सर्कुलेशन में भेजने से पहले लिवर अपना टीडीएस काट लेता है। मतलब कुछ दवाई लिवर में मेटाबोलाइज हो जाती है, टूट जाती है। सपोज 30 मॉलिक्यूल्स लिवर में टूट गए तो 50 मॉलिक्यूल्स ब्लड में पहुंचे। दोबारा से समझो क्या हो रहा है। हमने 100 मॉलिक्यूल्स ओरली दिए, जिसमें से 20 मॉलिक्यूल तो अब्जॉर्ब ही नहीं हुए और 30 मॉलिक्यूल लिवर में टूट गए, तो 50 मॉलिक्यूल जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचे। ठीक, कितने मॉलिक्यूल दिए हमने? 100। और उसमें से काम कितने करेंगे? ऑब्वियसली जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचे। तो हमने 100 दिए थे, उसमें से सिर्फ 50 काम कर रहे हैं, तो कितना परसेंट काम कर रहे हैं? 50%। सो दिस परसेंटेज इज नोन एज बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी, अगर आप इसको दो पार्ट में तोड़ो, बायोलॉजिकली अवेलेबल, नाम से पता लग रहा है कि जो भी हमने डोज दी उसमें से कितने परसेंट बायोलॉजिकली अवेलेबल है एक्शन करने के लिए। ठीक, तो एग्जैक्ट डेफिनेशन देखो तो इट इज परसेंटेज ऑफ गिवन डोज विच रीच दी सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो दो तरीके से हम बायो अवेलेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कई बार हम कहते हैं परसेंटेज बायो अवेलेबिलिटी, मतलब अगर हमने 100 दिए तो उसमें से कितना परसेंट, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स ब्लड में है। परसेंटेज मींस 100, आउट ऑफ 100 कितने आए? इस एग्जांपल में कितना है? 50%। दूसरा हम कर सकते हैं फ्रैक्शनल बायो अवेलेबिलिटी। फ्रैक्शनल मतलब अगर एक ओरल दिया तो एक में से कितना पहुंचा। तो इस एग्जांपल में 50% बायो अवेलेबिलिटी है, या हम कह सकते हैं 0.5 फ्रैक्शन, चीज वही। ठीक, तो बायो अवेलेबिलिटी इज परसेंटेज ऑफ गिवन डोज विच रीच दी सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है बायो अवेलेबिलिटी का? लॉजिकली ऑब्वियसली अगर किसी दवाई की बायो अवेलेबिलिटी कम है तो हमें डोज ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि वेस्टेज ज्यादा हो रही है, काम करने वाली कम है। ठीक है, तो बायो अवेलेबिलिटी विल डिटरमिन दी डोज ऑफ इट।
चलिए, तो अब अगर हम इस एग्जांपल में देखें कि बायो अवेलेबिलिटी इसमें 50% है, 50% क्यों है, 60% क्यों नहीं है, 80% क्यों नहीं है? सो विच फैक्टर्स अफेक्ट बायो अवेलेबिलिटी, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो इस एग्जांपल में अगर आप देखो कि 50% है, क्यों 50 है, बाकी 50 तो वेस्ट हो गई ना, तो जहां जहां वेस्ट हुई है वही फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। कहां वेस्ट हो रही है? एक यहां पे 20 मॉलिक्यूल जो अब्सॉर्ब नहीं हुए, और एक यहां पे 30 मॉलिक्यूल जो टूट गए। ये दो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर जो अब्सॉर्प्शन नहीं हुई, और इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से बायो अवेलेबिलिटी डिपेंड अपॉन अब्सॉर्प्शन। अगर अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी तो बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, अब्जॉर्प्शन कम होगी तो बायो अवेलेबिलिटी कम होगी। ऑब्वियसली बात है, अब्जॉर्प्शन पे डिपेंड करती है। दूसरा इस मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करती है। इस मेटाबॉलिज्म को क्या बोलते हैं? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज्यादा है तो क्या होगा बायो अवेलेबिलिटी का? ऑब्वियसली कम हो जाएगी। तो अगर एग्जांपल लो ना कि अगर टीडीएस ज्यादा काट लिया गवर्नमेंट ने तो ऑब्वियसली सैलरी कम मिलेगी। तो बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीजेस इफ देयर इज मोर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज्यादा है तो बायो अवेलेबिलिटी कम होगी। अब एक दवाई है जिसको कहते हैं ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट या फिर कहते हैं नाइट्रोग्लिसरिन। ये एक दवाई है जिसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा है। ठीक है, पहले हम और दवाइयां पढ़ लेते हैं जिनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज्यादा है। ड्रग हैविंग हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यू कैन रिमेंबर देम एज एलपीजी। तीन इंपॉर्टेंट दवाइयां याद करनी है आपको। एलपीजी, एल से लिग्नोकिन, पी से प्रोप्रानोलोल, और जी से ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट जिसको हम नाइट्रोग्लिसरिन भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट दवाइयां हैं जिनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज्यादा है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि किसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हाई होता है। क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी दवाई है जिसकी अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी है बट बायो अवेलेबिलिटी बहुत खराब है। ठीक है, बायोअवेलेबिलिटी खराब क्यों होगी अब्जॉर्प्शन अच्छी होने के बाद भी? क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो। ओके, अब एग्जांपल लेते हैं। नाइट्रोग्लिसरिन या ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट एक ऐसी दवाई है जिसका अब्जॉर्प्शन ऑलमोस्ट 100% है। मतलब अगर हमने इसके 100 मॉलिक्यूल दिए तो ऑलमोस्ट सारे 100 मॉलिक्यूल लिवर में पहुंच जाएंगे। अब्जॉर्प्शन ऑलमोस्ट 100% है। तो अगर अब्जॉर्प्शन ऑलमोस्ट 100% है, बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, बट नहीं, क्योंकि 100 में से 99 मॉलिक्यूल लिवर में ही टूट गए, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ पाया। तो नाइट्रोग्लिसरिन एक ऐसी दवाई है जिसका अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा है बट बायो अवेलेबिलिटी बहुत खराब है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा है। तो अब अगर इतना ज्यादा वेस्टेज है तो ओरल हम क्यों देंगे? तो हम दूसरे रूट से प्रेफर करते हैं। कौन से रूट से? इट इज गिवन बाय सबलिंगुअल रूट। सबसे पहले कौन सी इंडिकेशन में देते हैं नाइट्रोग्लिसरिन? यस, इट इज गिवन फॉर यस एंजाइना, अक्यूट अटैक ऑफ एंजाइना। तो अगर हम ओरल देंगे तो बहुत ज्यादा वेस्टेज हो जाएगी। तो हमने क्या किया? सबलिंगुअल दिया। सबलिंगुअल का क्या मतलब है कि लिंगुअल मतलब टंग, ये हमारी जीभ है, टंग है। टंग के नीचे एक वेन होती है जिसको हम कहते हैं लिंगुअल वेन। टंग की अंडर सरफेस पे एक वेन होती है जिसको हम कहते हैं लिंगुअल वेन। तो जब हम सबलिंगुअल देते हैं, सबलिंगुअल का मतलब है हम पेशेंट को कहते हैं जीभ के नीचे रख लो। तो जब वो सबलिंगुअली या जीभ के नीचे रखता है तो इसका मतलब है वेन के ऊपर रख रहे। सो टैबलेट जो है वो जस्ट वेन के ऊपर है। द ड्रग विल डायरेक्टली गो इनटू द ब्लड फ्रॉम द टैबलेट। तो सबलिंगुअल में क्या है कि दवाई जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में सीधी आ गई, लिवर में जाए बिना। ओरल जब हम देते थे तो ऑब्जॉर्ब होकर पहले लिवर में जाती थी जहां पे सारी मेटाबोलाइज हो जाती थी। सबलिंगुअल में क्या है कि सीधी की सीधी ब्लड में आ गई। तो क्या एडवांटेज हो गया? सो देयर इज नेग्लिजिबल फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बाय सबलिंगुअल रूट। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा तो क्या होगा? ओरल बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। सबलिंगुअल रूट से बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू ओरल रूट। ठीक, कोई और फायदा सबलिंगुअल रूट का? अगर आप ध्यान से देखो कि जब हम सबलिंगुअली दिया तो दवाई सीधा ब्लड में आ रही है। अगर हम ओरल देते तो पहले दवाई स्टमक में जाती, इंटेस्टिन में जाती, वहां से अब्जॉर्ब होते लिवर में जाती, फिर लिवर से ब्लड में आती, फिर एक्शन आता। तो उसमें 30 40 50 मिनट लग जाते। ओरल कोई भी दवाई देते हैं तो लैग होता है, एक्शन ऐसा नहीं कि तभी आ जाता है, एक्शन आने में 30 40 50 मिनट लगते। बट सबलिंगुअल में क्या होगा? सीधी दवाई ब्लड में आ रही है तो एक्शन सेकेंड्स में स्टार्ट हो जाता है, कुछ सेकेंड्स में ही। तो अगर एक्शन इतनी फास्ट स्टार्ट हो रहा है तो कहाँ यूज कर सकते हैं? यस, इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं। तो सबलिंगुअल का फायदा क्या है कि एक्शन फास्ट होता है, वी कैन यूज द ड्रग इन इमरजेंसीज। तो नाइट्रोग्लिसरिन जो है इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अक्यूट अटैक ऑफ एंजाइना बाय सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट इज द रूट ऑफ चॉइस क्योंकि बहुत क्विकली एक्शन आ जाता है, इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं। तीसरा,
एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, क्या हम नाइट्रोग्लिसरीन को आईवी दे सकते हैं अक्यूट अटैक ऑफ एंजाइना? दे सकते हैं कि नहीं? क्योंकि आईवी भी 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है, आईवी भी एक्शन फास्ट आ जाता है, तो क्या दे सकते हैं? ऑब्वियसली दे सकते हैं, बट हम देते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हर एक पेशेंट को एंजाइना का जो अटैक है वो हॉस्पिटल में नहीं होता। अगर हमें आईवी देना है तो हमें एक्सपर्ट चाहिए, कोई डॉक्टर चाहिए, नर्स चाहिए जिसको देना आता हो। ठीक, तो हर जगह पे तो डॉक्टर नर्स नहीं है, हर एक के घर में तो है नहीं, तो हमें पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, और हॉस्पिटल ले जाने का टाइम नहीं है क्योंकि इमरजेंसी है। तो एडवांटेज सबलिंगुअल रूट का क्या है? सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल है। पेशेंट अपने आप जीभ के नीचे गोली रख सकता है और एक्शन भी सेकंड्स में स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा फायदा है कि क्विकली एक्शन भी आ जाएगा और पेशेंट अपने आप भी ले सकता है। तो ये फायदा है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। देन लास्टली एक डिफरेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछता हूँ। सपोज हमने 10 मिलीग्राम नाइट्रोग्लिसरीन दी सबलिंगुअली। एक इंपॉर्टेंट बात, जब मैं कोई भी डोज लिखता हूँ वो सही नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल है। सेंटी मत हो जाना कि सर ने 10 मिलीग्राम बोला था तो 10 मिलीग्राम ही होगी, नहीं। ठीक है, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बताता हूँ। डोज मुझे भी याद नहीं किसी भी दवाई की। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट डोजेज हैं वहाँ मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा कि ये सही डोज है, ये याद करनी है। ठीक है, बाकी सब जगह पे मान के चलना कि सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, सही नहीं है। ठीक, तो सपोज 10 मिलीग्राम नाइट्रोग्लिसरीन दी सबलिंगुअली, और उस 10 मिलीग्राम में से जब 5 मिलीग्राम ब्लड में आई तो चेस्ट पेन खत्म हो गया। 5 मिलीग्राम ब्लड में आई, चेस्ट पेन खत्म हो गया। ठीक है, बाकी 5 मिलीग्राम का क्या होगा? बाकी 5 मिलीग्राम का क्या होगा? बाकी 5 मिलीग्राम हमारे माउथ में है, मुंह में तो है। ठीक, हम उसको थूक देंगे, क्योंकि अगर हम नहीं थूकते वो भी अब्जॉर्ब हो जाएगी, तो एक्स्ट्रा जो देंगे उससे तो साइड इफेक्ट ही आएंगे, टॉक्सिसिटी होगी। काम तो हमारा हो ही चुका है। तो सबलिंगुअल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब भी डिजायर्ड एक्शन ऑब्टेन हो जाए, जैसे एंजाइना के केस में चेस्ट पेन खत्म हो जाए, तो बाकी दवाई को लेने की जरूरत नहीं है, थूक दो उसको। सो वी कैन टर्मिनेट द एक्शन वेन एवर वी गेट द डिजायर्ड एक्शन। ये सबसे मेजर फायदा है सबलिंगुअल रूट का। जब हमें एक्शन चाहिए नहीं, बाकी एक्शन एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, तो हम बंद कर देंगे। तो हम पेशेंट को कॉमनली क्या एडवाइस करते हैं कि जीभ के नीचे गोली रख लेना, जब भी चेस्ट पेन खत्म हो जाए तो या तो उसको थूक देना या फिर उसको निगल जाना। इफ अ पर्सन इंजेस्ट दी ड्रग, क्या होगा? वो सारा मेटाबोलाइज हो जाएगा। बेसिकली हमें एक्शन खत्म करना है। तो ये 4 फायदे हैं सबलिंगुअल रूट के। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता, एक्शन बहुत फास्ट होता है, इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं, पेशेंट अपने आप ले सकता है, और जब एक्शन आ गया हम उस एक्शन को खत्म कर सकते हैं बाय थ्रोइंग द ड्रग आउट, या तो उसको थूक देंगे या फिर उसको निगल जाएंगे। ओके, तो ये फायदा हो गया सबलिंगुअल रूट का। क्लियर? चलिए, हम बायो अवेलेबिलिटी की बात कर रहे थे, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बायो अवेलेबिलिटी को मेजर कैसे करेंगे? हाउ टू कैलकुलेट बायो अवेलेबिलिटी? बायो अवेलेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? सपोज सबसे पहले आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि टेल मी दी बायो अवेलेबिलिटी ऑफ वारफरिन, या टेल मी दी बायो अवेलेबिलिटी ऑफ हेपेरिन, या फिर मॉर्फिन, या कोई भी दवाई, क्या आप बता सकते हो? आप मेरे से किसी भी दवाई की बायो अवेलेबिलिटी पूछ लो, मैं एग्जैक्ट सही बता दूंगा। आप पूछो, सपोज आपने पूछा टेल मी दी बायो अवेलेबिलिटी ऑफ एस्प्रिन, तो मेरा क्या आंसर होगा? बायो अवेलेबिलिटी ऑफ एस्प्रिन बाय इंट्रावेनस रूट इज 100%। नंबर बाय आईवी रूट कोई भी दवाई देंगे तो सारी ब्लड में आएगी ना। आईवी रूट से तो सबकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, बाकी रूट से अलग अलग हो सकती है। जैसे बाकी इंजेक्शंस हैं सबकोटेनियस या इंट्रामस्कुलर, उसमें बायो अवेलेबिलिटी बहुत हाई होती है, 100% हो सकता है ना हो, थोड़ी बहुत कम हो। यूजुअली हम कहते हैं कि 75 से 100% के बीच में होती है बाकी इंजेक्शन से। बट अगर हम ओरल रूट की बात करें, उसमें बहुत वेरिएबल है, क्योंकि उसमें अब्जॉर्प्शन पे डिपेंड करता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है। तो अब ओरल रूट से यूजुअली हम कहते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी 5 से लेके 100% तक वेरी करती है। 5 से कम भी हो जाती है कई बार, बट बाकी इंजेक्शन से यूजुअली 75% से ऊपर होती है। ओरल में कितनी भी हो सकती है, 100% भी हो सकती है, बट हो सकता है 5% भी। ठीक, तो बायो अवेलेबिलिटी बाय आईवी रूट इज ऑलवेज 100%। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि टेल मी दी बायो अवेलेबिलिटी, तो क्वेश्चन ही रॉन्ग है, हमें रूट तो स्पेसिफाई करना ही पड़ेगा ना। तो सही क्वेश्चन क्या है? टेल दी बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग ए बाय ओरल रूट और सबकुटेनियस रूट। ठीक, तो राइट क्वेश्चन ये है कि ए की बायो अवेलेबिलिटी ओरल रूट से बताओ। अब क्या है कि अगर हमें बायो अवेलेबिलिटी बतानी है, पहले मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। सपोज हमें बायो अवेलेबिलिटी बतानी है, तो पहले हमें यह पता होना चाहिए ना कि अगर सारी दवाई ब्लड में आ जाती
तो कितना प्लाज्मा कंसंट्रेशन होता। हाइपोथेटिकली मान लिया जब हमने उस दवाई को आईवी दिया तो सारी ब्लड में आ गई, सारी ब्लड में आ गई तो उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन 100 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर है, हाइपोथेटिकली मान लिया। अब हमें ओरल रूट से कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, हम ओरल रूट से देंगे और फिर प्लाज्मा कंसंट्रेशन चेक करेंगे। अब अगर प्लाज्मा कंसंट्रेशन सपोज 80 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर आया तो इसका मतलब क्या है, 80% ब्लड में आया तो बायो अवेलेबिलिटी 80% होगी। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझ आएगा। पहले हमें बताना है कि 100% आता तो कितना होता और हमारे रूट से कितना आया तो पता लगेगा कितना परसेंटेज है। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम वो दवाई देंगे, सपोज ड्रग ए की कैलकुलेट करने की, बट वी विल गिव एनी फिक्स डोज सपोज 100 मिलीग्राम बाय आईवी रूट। पहले हमें 100% कैलकुलेट करना है तो हम आईवी देंगे, ठीक है। आईवी देने के बाद हर आधे घंटे के बाद प्लाज्मा कंसंट्रेशन चेक करेंगे और एक ग्राफ बना लेंगे। विल प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन प्लाज्मा कंसंट्रेशन एंड टाइम। हर हाफ एन आवर के बाद हमने दवाई की प्लाज्मा कंसंट्रेशन चेक की और ग्राफ बना लिया, क्योंकि जब हमने आईवी दिया तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन पहले आधे घंटे में जब चेक करेंगे तो बहुत हाई आएगी, बट उसके बाद मेटाबॉलिज्म से कम होती जाएगी। तो ग्राफ क्या आएगा कि पहले हाई आ गई प्लाज्मा कंसंट्रेशन, उसके बाद ऐसे 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 कम होती गई, ऑलमोस्ट जीरो पहुंच गए। तो ये जो टोटल एरिया बना ये हमारा 100% है। इस एरिया को हम कहते हैं एरिया अंडर दी कर्व। कर्व मींस ग्राफ, प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ, और कौन से रूट से, आईवी। सो दिस AUC IV रिप्रेजेंट्स आर 100%। ये 100% दवाई टोटल ब्लड में आई। अब जब ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी ब्लड में, तब हम वही दवाई वही डोज बट वो रूट जिससे हमें बायोअवेलेबिलिटी कैलकुलेट करनी है उस रूट से देंगे। तो अब हम यही दवाई देंगे ओरली। तो जब हम ओरल देंगे फिर से वही ग्राफ बनाएंगे आधे आधे घंटे के बाद प्लाज्मा कंसंट्रेशन चेक करके। ओरल देंगे तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी, मैक्सिमम होगी फिर डिक्रीज करना शुरू कर देगी। तो ये जो एरिया हुआ, दिस एरिया, दिस इज कॉल्ड एज AUC बाय ओरल रूट, या जो भी रूट से कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब सिंपल है, इन दोनों एरिया को डिवाइड कर दो, AUC ओरल डिवाइडेड बाय AUC IV इज दी बायो अवेलेबिलिटी। ये हो जाएगा फ्रैक्शन में, ठीक है। अगर हम परसेंटेज में करना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी परसेंटेज बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो बायो अवेलेबिलिटी हम दो एरियाज को कंपेयर करते हैं, जिस रूट से कैलकुलेट करनी है उसका, और दूसरा आईवी का। आईवी इज 100%, ठीक है। तो इस ग्राफ को देखते ही आप बता सकते हो बायोलिटी बहुत ज़्यादा है बहुत कम है। कैसे बता सकते हो, अगर ये ग्राफ का डिफरेंस बहुत कम है, जैसे सपोज आईवी वाला ये था और ओरल वाला ऐसा आ गया ग्राफ ऐसा, तो मतलब ये बायो अवेलेबिलिटी जो इसकी है बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 100% के आसपास है। बट अगर ओरल वाला इतना सा आया तो ये बायोअवेलेबिलिटी बहुत कम है। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है वो देख के पता लग जाएगा, बट एग्जैक्ट पता करने के लिए हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे ये एरियाज। सो बायो अवेलेबिलिटी बाय ओरल एंड आईवी रूट से कैलकुलेट करके दोनों को डिवाइड कर दिया, क्लियर। अब क्या है कि बायो अवेलेबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे थे, एक अब्जॉर्प्शन, दूसरा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। क्या होता है, कई बार MCQ पूछते हैं कि एक दवाई थी A, उसकी ओरल बायो अवेलेबिलिटी 70% थी। जब हमने इसके साथ एक और दवाई ऐड कर दी, दूसरी दवाई ऐड की, तो A की जो ओरल बायो अवेलेबिलिटी थी वो चेंज हो गई, सपोज 90% हो गई। तो क्या कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, बायो अवेलेबिलिटी को जो चीजें अफेक्ट कर रही थी, क्या, एक अब्जॉर्प्शन, एक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अगर बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो गई तो दो रीजन हो सकते हैं, या तो B ने उसका अब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया या B ने उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रोक दी, यही हो सकता है। सिमिलरली अगर उल्टा पूछते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी 70% थी अकेली की, जब हमने B ऐड किया तो ये 50% रह गई, बायो अवेलेबिलिटी कम हो गई, तो क्या रीजन हो सकते हैं, या तो B ने A का अब्जॉर्प्शन रोक दिया या B ने A का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर दिया, ठीक। तो यही पॉसिबिलिटीज हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन इजी होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। तो ये हो गया हमारा हाउ टू कैलकुलेट बायो अवेलेबिलिटी, क्लियर। अब बायो अवेलेबिलिटी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है बायो इक्विवेलेंस। बायो इक्विवेलेंस, तो नाम से क्या पता लग रहा है, बायोलॉजिकली इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब एक जैसे। जब हम एक जैसे की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम दो या दो से ज्यादा चीजों की बात कर, हम एक को तो नहीं कह सकते ये एक जैसी है। एक जैसी किसके जैसी है, किसी से तो कंपेयर कर रहे हैं। तो बायो इक्विवेलेंस में दो चीजों की बात कर रहे हैं, वो दो चीजें क्या हैं, दीज आर ब्रांड्स ऑफ सेम ड्रग। हम एक ही दवाई के दो ब्रांड की बात कर रहे हैं।
एक दवाई को 10 कंपनियां बना सकती, हम अलग अलग कंपनी के ब्रांड को कंपेयर कर रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज एस्प्रिन की बात करें। एस्प्रिन एक कंपनी बनाती है इकोस्प्रिन के नाम से, दूसरी कंपनी बना रही है लोस्प्रिन के नाम से। दोनों में सपोज 150 mg एस्प्रिन है। तो जब हमने इकोस्प्रिन एक पेशेंट को दी, उसके बाद प्लाज्मा कंसंट्रेशन चेक किया, तो उसका कंसंट्रेशन आया 100 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। अगेन रिमेंबर, सही नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए। इकोस्प्रिन देने के बाद 100 आया। जब हमने उसको लोस्प्रिन दिया तो उसका 80 आया। तो क्या ये इक्विवेलेंट है? सपोज ये 90 आया, क्या अब ये बायो इक्विवेलेंट है? सपोज ये 99 है, तो क्या ये बायो इक्विवेलेंट है? 99.9 आया, तो क्या ये है? तो ऑब्वियसली हमें कोई लाइन तो ड्रॉ करनी पड़ेगी। सो बायो अवेलेबिलिटी अगर दो ब्रांड्स की ऑलमोस्ट सिमिलर है तो हम कहते हैं कि वो बायो इक्विवेलेंट हैं। और ऑलमोस्ट सिमिलर को हम यूजुअली क्या डिफाइन करते हैं? +-20%। दैट मीन्स अगर ये 100 है तो ये 80 से लेके 120 तक के बीच में कुछ भी आता है तो हम बायो इक्विवेलेंट मानते हैं। अगर 80 से कम आए या 120 से ज़्यादा आए तो बायो इक्विवेलेंट नहीं है। तो ज़्यादातर दवाइयाँ जो मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं दे आर ऑलरेडी बायो इक्विवेलेंट, क्योंकि अब नई गाइडलाइंस के हिसाब से अगर कोई नई कंपनी एग्जिस्टिंग दवाई बनाना चाहती है, आज मैं कोई एस्प्रिन का नया प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ तो मुझे एग्जिस्टिंग कंपनी से शो करनी पड़ेगी कि उससे बायो इक्विवेलेंट है, तभी मेरी दवाई अप्रूव होगी। ठीक है, अदरवाइज होगी। अब एक एग्जांपल आपको याद करनी है, वो है फेनिटोइन। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, एपिलेप्सी में देते हैं फेनिटोइन। फेनिटोइन जो है उसके दो ब्रांड्स हैं, बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, जैसे एक डाइलेंटिन के नाम से आता है, एक एप्टोइन के नाम से आता है। यू डोंट नीड टू रिमेंबर दी ब्रांड्स, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, डाइलेंटिन और एप्टोइन बायो इक्विवेलेंट नहीं। ठीक, अब एपिलेप्सी है, हमें पता है कि एपिलेप्सी में क्या होता है, कि एपिलेप्सी में सीजर्स होते हैं। तो दवाई जब हम देते हैं कि एकदम से काम करेगी कि नहीं करेगी नहीं पता, हमें डोज को एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक, कम ज़्यादा करके प्लाज्मा कंसंट्रेशन के लेवल पे लाना पड़ता है। सपोज डाइलेंटिन की डोज हमने एडजस्ट करी इस तरीके से और डाइलेंटिन की डोज आ गई 300 mg। तो पेशेंट को हमने डाइलेंटिन 300 mg, दैट मीन्स फेनिटोइन 300 mg स्टार्ट किया। 6 महीने से वो दवाई ले रहा है, उसको कोई दौरा नहीं पड़ा, बिल्कुल सही कंट्रोल्ड है, सीजर बिल्कुल नहीं आए, मतलब डोज सही। अब क्या हुआ, इसका पत्ता खत्म हो गया, तो ये केमिस्ट के पास गया कि भैया मुझे डाइलेंटिन 300 mg दे दो। अब केमिस्ट ने क्या कहा कि भैया मेरे पास डाइलेंटिन तो है नहीं, मेरे पास एप्टोइन पड़ा है, आप पढ़ लो, एप्टोइन भी फेनिटोइन ही, उसमें भी 300 mg, तो आप एप्टोइन ले लो। वो आदमी पढ़ा लिखा अनपढ़ था, उसने बोला ठीक है एप्टोइन दे दो। तो उसने एप्टोइन स्टार्ट कर दी, पर उसको एप्टोइन स्टार्ट करने के तीसरे दिन दौरा पड़ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये बायो इक्विवेलेंट नहीं है, हम इन ब्रांड्स को इंटरचेंज नहीं कर सकते है। तो जब किसी को हम फेनिटोइन स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या इंस्ट्रक्शन देनी है कि ब्रांड चेंज नहीं करना है। ठीक, बट प्रॉब्लम क्या है इंडिया में कि अगर हमने उसको बोल दिया कि डाइलेंटिन ही खानी है और कोई ब्रांड की दवाई नहीं खानी, तो वो सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछेगा कि भैया कंपनी वाले कितना दे देते हैं आपको। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेशेंट को एजुकेट करना है, उनको बताना है कि जो ब्रांड आप चाहते हो वो चूज़ कर लेंगे, हमें डोज एडजस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो ब्रांड आप चूज़ करोगे उसी को कंटिन्यू करना है, ब्रांड चेंज नहीं करना है। अगर कभी करना पड़ जाए तो हमारे पास दोबारा आना, हम डोज को फिर से एडजस्ट करेंगे, हो सकता है उसकी डोज 400 mg हो सकता है 200 mg हो। ठीक है, तो ब्रांड चेंज इज नॉट रिकमेंडेड इन केस ऑफ फेनिटोइन बिकॉज दी डिफरेंट ब्रांड्स आर नॉट बायो इक्विवेलेंट। क्लियर? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बायो इक्विवेलेंस की। ओके, चलिए अब हम लास्ट टॉपिक पे चलते हैं इस वीडियो में, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ। प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ नाम से पता लग रहा है कि हमने एक दवाई दी, सपोज ड्रग ए दी, उसकी कोई फिक्स डोज दी, सपोज 100 मिलीग्राम दी, और उसके हर आधे घंटे के बाद प्लाज्मा कंसंट्रेशन चेक करते रहे और एक ग्राफ बना लिया। किस किस में ग्राफ बना लिया? प्लाज्मा कंसंट्रेशन में और टाइम में। ठीक, तो ये ग्राफ इस तरीके का बन जाए। तो जब ये ग्राफ बनाया, इस ग्राफ से हमें तीन चीज़ें पता लगती हैं। सबसे पहले हमने इसका हाईएस्ट पॉइंट देखा, ये हाईएस्ट पॉइंट जो वाई एक्सिस पे गया उसको हमने बोल दिया सी मैक्स, और यही हाईएस्ट पॉइंट जब एक्स एक्सिस पे गया इसको बोल दिया हमने टी मैक्स। और तीसरा ये जो टोटल एरिया है इसको हमने बोल दिया ए यू सी, एरिया अंडर दी कर्व।
तो सबसे पहले समझते हैं इन सबकी इंपॉर्टेंस क्या है। Cmax क्या है? Cmax obviously is the maximum plasma concentration that we will obtain with that dose. जैसे इस केस में हमने A दिया था 100 मिलीग्राम, तो 100 मिलीग्राम ड्रग A देने के बाद जो भी मैक्सिमम कंसंट्रेशन आएगी उसको हम कहेंगे Cmax. C is concentration maximum. ठीक है, तो ऑब्वियसली ये डोज पे डिपेंड करे। अगर हमने 100 मिलीग्राम दिया तो Cmax इतना आया है, अगर हम 200 मिलीग्राम देंगे तो ऑब्वियसली Cmax ज़्यादा आएगा, यहाँ हो सकता है। अगर हम 50 मिलीग्राम देंगे तो कम हो सकता है, यहाँ हो सकता है। ठीक, तो Cmax हमें इतना रखना है, हमें ऐसी डोज देनी है ताकि Cmax हमेशा दो लाइनों के बीच में रहे। कौन सी दो लाइन? जो ऊपर वाली लाइन है इसको हम कहते हैं मैक्सिमम टॉलरेबल कंसंट्रेशन, और नीचे वाली जो लाइन है उसको कहते हैं मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। लॉजिकली आप सोचो कि जो हमें कम से कम प्लाज्मा में चाहिए, कि अगर उससे प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम हो गई तो दवाई काम नहीं करेगी, तो ऐसी डोज देने का तो फायदा ही नहीं। तो हमें डोज ऐसी चूज करनी है ताकि जो Cmax आएगा वो हमेशा मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से ऊपर ही आए। अगर Cmax इससे नीचे रह गया तो कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि वो इफेक्टिव रेंज में कभी पहुंची ही नहीं। सिमिलरली हमें दवाई इतनी डोज देनी है ताकि आदमी टॉलरेट कर पाए। अगर आदमी टॉलरेट ही नहीं कर पाया तो ऐसी दवाई को हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो हमें डोज ऐसे एडजस्ट करनी है कि उसका जो Cmax है वो मैक्सिमम टॉलरेबल से हमेशा कम रहे। ठीक है, तो Cmax ऐसी होनी चाहिए ताकि दो लाइनों के बीच में फॉल करे। तो हमें डोज को उस तरीके से एडजस्ट करना है। क्लियर? अब दूसरी बात आते हैं Tmax की। व्हाट इज Tmax? Tmax इज द टाइम, ये टाइम है जिस टाइम में Cmax अटेन हुई, दैट मीन्स द टाइम इन विच द प्लाज्मा कंसंट्रेशन बिकम मैक्सिमम। तो अगर किसी दवाई का Tmax कम है, इसका क्या मतलब है? तो उसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन जल्दी आ गई। मैक्सिमम कंसंट्रेशन जल्दी आने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसका अब्जॉर्प्शन फास्टर होना पड़ेगा। सो Tmax क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट रेट ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन। अगर Tmax जो है वो कम है तो मतलब रेट फास्टर है, क्विकली अब्जॉर्ब हो रही है दवाई। ठीक है, तो अगर बहुत कम है तो हम इमरजेंसी में भी यूज कर सकते हैं दवाई। अगर किसी दवाई का Tmax बहुत लॉन्ग है तो वो इमरजेंसी के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि सफिशिएंट कंसंट्रेशन आने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो Tmax जो है इट टेल्स द रेट ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन। ठीक, एंड फाइनली AUC क्या है? एरिया अंडर द कर्व, हमने पहले ही पढ़ा था। ये टोटल दवाई जो बॉडी में आई उसको AUC कहते हैं। सो AUC इज एक्सटेंट ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर वो AUC पूछते हैं मतलब वो बताते हैं कि टोटल कितनी आई, मतलब एक्सटेंट। बट अगर वो Tmax लिखते हैं तो इसका मतलब कितनी फास्ट आई, मतलब रेट। क्लियर? सो Tmax टेल्स रेट ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन, AUC टेल्स एक्सटेंट ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन। क्लियर है ना ये बेसिक कॉन्सेप्ट? तो अगर AUC हम दो का कंपेयर करेंगे किसी भी रूट का IV के साथ तो हमें बायो अवेलेबिलिटी का पता लग जाए। क्लियर? सो दैट इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ। क्लियर? अब हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने इस लेक्चर में पढ़े हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें इस लेक्चर से हमें क्या पता होनी चाहिए? सबसे पहले हमने पढ़ा कि अब्जॉर्प्शन क्या होता है। ठीक है, ब्लड में आ गई दवाई उसको अब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या अफेक्ट करता है? लिपिड सॉल्युबिलिटी। तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, दवाई जब मीडियम सेम है तो क्रॉस करेगी, अपोजिट है तो क्रॉस नहीं करेगी। हैंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन पढ़ा था। दूसरा फिर हमने पढ़ा इसमें बायो अवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। बायो अवेलेबिलिटी दो इंपॉर्टेंट फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक अब्जॉर्प्शन और दूसरा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। मोर अब्जॉर्प्शन मोर बायो अवेलेबिलिटी, मोर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लेस बायो अवेलेबिलिटी। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट हमने करा प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ, जिसमें से हमें तीन चीज़ें पता लगती हैं, वन Cmax, सेकंड Tmax एंड थर्ड एरिया अंडर द कर्व। Cmax बताता है कि हमें वो डोज यूज करनी है जिसमें Cmax दो पॉइंट्स के बीच में रहे, मैक्सिमम टॉलरेबल और मिनिमम इफेक्टिव। Tmax रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन बताता है और AUC एक्सटेंट ऑफ अब्जॉर्प्शन बताता है। क्लियर? सो दैट इज द टेक होम मैसेज। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं क्विकली। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन? अभी हमने पढ़ा एक्सटेंट कौन बताता है? यस, इट इज AUC। अगर वो रेट की बात करते तो आंसर Tmax होता, बट एक्सटेंट पूछ रहे हैं तो AUC आएगा। ओके, अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। Following table gives the data of AUC of a drug A alone and AUC when combined with the drug B. अकेली देने पे AUC अलग है, कंबाइन किया तो चेंज हो गया। AUC मतलब क्या बताता है? बायो अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं, एक्सटेंट ऑफ अब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। तो पहले 550 था, जब हमने B के साथ दिया तो 850 हो गया, बढ़ गया।
पी वैल्यू इज लेस देन 0.01, आपने पीएसएम में पढ़ा होगा पी वैल्यू लेस देन 0.05 जो है वो सिग्निफिकेंट होती है, मतलब अगर 0.05 से ज़्यादा होती तो मतलब बाई चांस हो गया, जैसे 550 और 560 तो क्लिनिकली फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो ये 0.01 से कम है मतलब सिग्निफिकेंट है। तो क्या स्टेटमेंट है, तो आप सिंपल समझो कि एयूसी क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, बी देने से ए का एयूसी इंक्रीज हो गया। अब ए का एयूसी इंक्रीज होने के दो कारण हो सकते हैं, क्या क्या, या तो बी ने ए का अब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया या फिर बी ने ए का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रोक दिया, तो इन दो में से आंसर होगा। ड्रग बी डिक्रीजेस द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यस ये हो सकता है। ड्रग बी इंक्रीजेस द सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म, गलत है। ड्रग बी डिक्रीजेस द अब्जॉर्प्शन, ये भी गलत है। ड्रग बी इंक्रीज द क्लियरेंस, क्लियरेंस का इससे कोई लेना देना नहीं, ये भी गलत है। तो आंसर ये हो गया, ठीक है। तो ड्रग बी डिक्रीजेस द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, क्लियर। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक था। एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रैक्शनल बायोअवेलेबिलिटी, एफ के बारे में क्या सही है, ठीक है, क्या सही है। बाय आईवी रूट एफ इज 1, हमें पता है आईवी रूट से तो 100% होता है। सबकुटेनियस रूट 0.75 to 1, हमने बताया था सबकुटेनियस या इंट्रामस्कुलर रूट से 75 से 100% के बीच में होती है, तो ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही। बाय ओरल रूट इट इज 75 to 1, ये गलत है, क्योंकि ओरल रूट से बहुत वेरिएबिलिटी होती है, 0.05 से लेके 1 तक हो सकता है। तो पहली 3 स्टेटमेंट सही है, सो आंसर इज 1, 2 and 3, क्लियर। So these are the important points regarding the absorption and related concepts of bioavailability along with the plasma concentration time graph, ठीक है। थैंक यू।